नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बुक का लेसन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साथियों अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। इस पाठ के हम महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करूँगा जो हम ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे वो हमें क्लास में याद हो जाएंगे। तो आइए समय को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है। दोस्तों, एक बार मैं बताना चाहता हूँ, एक अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। कितनी समस्या होती हैं? 3 होती हैं, जिसमें दोस्तों पहला क्या होता है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये एक अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्या है, जिसमें दोस्तों हमारा पहला ही प्रश्न पूछ रहा है, कहता है साथियों कि निम्न में से कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है। आय का अधिक होना, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, असीमित आवश्यकताएं, या डी ऑप्शन है सीमित, जिसे हम दुर्लभ कहते हैं, संसाधन। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कहता है आय का अधिक होना। दोस्तों, कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है? आय का अधिक होना ये कोई चुनाव की समस्या नहीं है। यहाँ पे चुनाव का मतलब होता है चॉइस की समस्या, कि भाई हमारे पास असीमित आवश्यकताएं हैं, तो ऐसी कौन सी वस्तुएं लें जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करें। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग, भाई वैकल्पिक प्रयोग मतलब संसाधन के जब कोई सब्स्टिट्यूट होता है तो हम एक के स्थान पर दूसरा प्रयोग कर सकते हैं, यही होता है दोस्तों। तो और यहाँ पे सीमित संसाधन, दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन आवश्यकताएं क्या होती हैं, वो असीमित होती हैं। ये सब दोस्तों चुनाव की समस्या से पीड़ित हैं। बट यहाँ पूछ रहा है कौन सी चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है, वह दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? आय का अधिक होना। क्लियर? अब आइए अपना दूसरा प्रश्न। साथियों, दूसरा प्रश्न जो हमारा कह रहा है वो है संसाधनों की मुख्य विशेषता है। दोस्तों, संसाधन जो होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिसोर्सेस कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन नंबर 1 आप बताइएगा। हमारी आवश्यकताओं की तुलना में वे दुर्लभ हैं। बी, उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। सी, मतलब कि ए और बी, मतलब हमारी आवश्यकताओं की तुलना में दुर्लभ हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी दोस्तों। संसाधनों की मुख्य विशेषता क्या है कि हमारी आवश्यकताओं की तुलना में ये दुर्लभ भी है और इनका वैकल्पिक प्रयोग भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी, मतलब कि ये दोनों ठीक है। ठीक है साथियों, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी परिस्थिति में दुर्लभता उत्पन्न होती है ना। दुर्लभता क्या होती है दोस्तों? जो कि हमारे पास साधन सीमित होती हैं और आवश्यकताएं असीमित होती हैं, वही दोस्तों दुर्लभता है। एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें संसाधनों की मांग संसाधनों की पूर्ति से अधिक होती है। मतलब कि जब हमारी साथियों, जब हमारी डिमांड जो होती है वो अधिक होती है, किसकी तुलना में? सप्लाई की तुलना में। तो ये कौन सी स्थिति होती है? ये दोस्तों दुर्लभता की स्थिति होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर पता ही लग गया होगा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बोला डिमांड ज़्यादा है, तो दोस्तों यहाँ पे मांग ज़्यादा है। देखो, जो बड़ा होता है उसकी तरफ 2 मुंह, और पूर्ति जो हो वो है कम होती, जिसकी तरफ 1 मुंह होता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दुर्लभता क्या कहती है भाई, आपकी मांग की तुलना में सप्लाई कम होती है। हमने बचपन में पढ़ा है जिसकी तरफ 2 मुंह होता है वो बड़ा होता है। तो दोस्तों मांग तो सबकी है, सभी मुंह खोलते हैं, इसने भी मुंह खोल दिया कि भाई हमें भी, तो इसके दांत भी है, देखो है ना, इसकी सबकी डिमांड बहुत है, लेकिन क्या करें, मुंह सिकोड़ना पड़ता है क्योंकि सप्लाई कम है। इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 3। ठीक है, चलते हैं अब अपना चौथा प्रश्न। दोस्तों, चौथा प्रश्न कहता है कि आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का कारण है। दोस्तों, आर्थिक समस्या का उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है, आप बताएं। संसाधन दुर्लभ हैं, मानवीय आवश्यकताएं असीमित है, या संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, या उपरोक्त सभी।
आपको क्या लगता है दोस्तों? समस्याएं देखो यहाँ तीनों ही हैं। मानव की आवश्यकताएं भी असीमित है, संसाधन भी बहुत दुर्लभ है, और संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। तो इसका मतलब है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब चलते हैं हमारा 5वां प्रश्न। कहता है कि दोस्तों मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संसाधन, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संसाधन क्या है? सीमित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 सीमित होते हैं, या असीमित होते हैं, या शून्य कीमत पर उपलब्ध होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संसाधन क्या है दोस्तों? सीमित है। क्या आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है? नहीं, आपकी ज़रूरतें बहुत हैं, लेकिन हमारे पास साधन सीमित हैं। ठीक है दोस्तों, संसाधन हमारे पास सीमित है। ठीक है, आइए छठा प्रश्न पर। छठा प्रश्न कहता है संसाधनों की दुर्लभता पाई जाती है। संसाधनों की दुर्लभता पाई जाती है कहाँ दोस्तों? संसाधनों की दुर्लभता पाई जाती है व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, व्यष्टि के साथ साथ समष्टि स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना, व्यष्टि के साथ साथ समष्टि स्तर पर भी संसाधनों की दुर्लभता पाई जाती है। यहाँ क्या कहना चाहता है दोस्तों? मैं एक बार बताना चाहता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि जिसमें हम छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, जहाँ पे हम छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों संसाधनों की दुर्लभता कहाँ कहाँ पाई जाती है? भाई व्यष्टि के साथ साथ समष्टि स्तर पर भी पाई जाती है। क्लियर? अब आइए चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 7वां जो प्रश्न कह रहा है हमारा, कहता है कि वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं जिनकी सत्यता जांच की जा सकती है, जिसकी सत्यता जांच नहीं की जा सकती, जहां सत्यता की जांच की जा सकती है और नहीं भी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना, वास्तविक अर्थशास्त्र में हमेशा सत्यता की जांच की जाती है। अगर मैं कहूं कि हमारी पृथ्वी पर दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर 70% जल है, तो आप क्या कहोगे? भाई ये वास्तविक बात है, ये सच बात है। मतलब कि हमारे पास दोस्तों 3/4 है ना, 3/4 जो है वो क्या हमारी पृथ्वी पर पानी है। तो ये भाई वास्तविक बात है, तो इसलिए इसकी क्या होता है? सत्यता की जांच हुई है ना दोस्तों। तभी तो हमें पता लगा कि भाई वास्तविक रूप से पृथ्वी पर 3/4 पानी है। तो उसी प्रकार दोस्तों वास्तविक अर्थशास्त्र में जो कथन शामिल होता है वो क्या है? सत्यता की जांच करता है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला था ए। ठीक है, अब हमारे पास दोस्तों 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कहता है साथियों? कहता है वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता है उसे कहा जाता है। जिसमें दोस्तों कोई सुझाव नहीं देता, कोई सुझाव नहीं देता, उसका जो आंसर होगा वह है वास्तविक कथन। वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता। आदर्शनात्मक में क्या था, क्या है, क्या होगा? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल आदर्शनात्मक कथन से जुड़ा होता है। वास्तविक कथन में कोई सुझाव नहीं दे सकता। अगर मैंने अभी अभी बताया आपको कि पृथ्वी पर 3/4 क्या है? पानी है, तो क्या कोई कहेगा कि सर नहीं 2/4 पानी है? नहीं सर 1/4 पानी है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4 पानी है। तो ये क्या है? एक वास्तविक कथन है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आइए चलते हैं 9वां प्रश्न। आदर्शनात्मक या आदर्शमक, जिसे हम आइडल इकोनॉमी कहते हैं दोस्तों, आदर्शनात्मक अर्थशास्त्र, इसे आदर्शनात्मक ही बोलते हैं, आदर्शमक भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको आइडल इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है? आदर्शनात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है किससे दोस्तों? तथ्यों से, विचारों से, सी तथ्यों और विचारों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अंतर है दोस्तों,
आंसर भी है वो विचारों से। आदर्शनात्मक में विचारों से होता है और वास्तविक कथन पर हम कोई सुझाव नहीं दे सकते। आदर्शनात्मक में विचार भी कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब आइए चलते हैं हमारे अपना 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या कहता है साथियों हमारा, जो कि बहुत ही दिखने में भी इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। चलो पढ़ते हैं हमारा 10वां प्रश्न। कहते हैं इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। दोस्तों आर्थिक क्रिया के उदाहरण में हमारा ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय या उपरोक्त सभी। दोबारा क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया का उदाहरण है क्या है दोस्तों? सभी है ना। उत्पादन भी है क्योंकि ये एक्टिविटी है, लेन देन भी होता है, उत्पादन भी हो रहा था, उपभोग कंजम्पशन भी होता है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर इज द डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं 11वां प्रश्न। कहता है साथियों हमारे पास 11वां प्रश्न कहता है केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है ना दोस्तों। सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमी में जो आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? उद्योगपतियों का, निजी फर्मों का, सी सरकार का या डी उपभोक्ताओं का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना दोस्तों, जो यहाँ पे केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया का किसका नियंत्रण होता है? सरकार का, क्योंकि सरकार दोस्तों समाज के कल्याण के लिए ही कोई नियोजित या नियोजन बनाती है। ठीक है, 12वां प्रश्न कहता है 12वां प्रश्न सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती। किसमें दोस्तों? किसमें नहीं करती? बाजार अर्थव्यवस्था में। बाजार अर्थव्यवस्था हमेशा मांग और पूर्ति पर निर्धारित होती है साथियों। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोस्तों बाजार और केंद्र दोनों शामिल होते हैं। तो दोस्तों 12वें का जो आंसर होगा वो बाजार अर्थव्यवस्था। वहीं पर चलते हमारा 13वां प्रश्न, उपभोक्ता प्रभुत्व होता है। उपभोक्ता जो है प्रभुत्व होता है किस पर? नियंत्रण अर्थव्यवस्था में, मुक्त अर्थव्यवस्था में, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या दोस्तों मुक्त अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब बी और सी। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, मुक्त अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ये क्या है? उपभोक्ता की जो प्रभुत्व है, ताकत है, वो दोस्तों मुक्त अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो साथियों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज की इस क्लास में जो हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न करे वो आपको क्लास में याद हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी पाठ के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैं उम्मीद करूँगा साथियों कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।